नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सर अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के दौरान ऑफलाइन बैच के बहुत से स्टूडेंट्स द्वारा बार बार व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल आदि द्वारा चैनल शुरू करने का अनुरोध किया जाता रहा, बल्कि मेरा सभी को एक सामान्य जवाब मिलता रहा कि जब तक आप लोग मुझे सामने दिखाई नहीं देते हो तब तक मुझे खुद पता नहीं होता कि पढ़ाना क्या है। अंततः आप लोगों के लगातार प्रयास, अनुरोध, सहयोग और दुआओं की जीत हुई और मैं आज से आप लोगों को नियमित रूप से हिंदी एवं जीएस पढ़ाना प्रारंभ करता हूं। साथियों, आज का हमारा पहला टॉपिक हिंदी से रहेगा और ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं उसका परिचय पहला टॉपिक होगा, जो निम्नानुसार है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति को समझने के लिए हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में भाषा शब्द जो है उसको पहले जान लेते हैं कि संस्कृत की भाष धातु से ये उत्पन्न हुआ है। भाष धातु जो है उसका मतलब है कहना या बोलना। संस्कृत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 4 वेदों की रचना हुई थी, जिन्हें आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लौकिक संस्कृत को अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे उत्तर संस्कृत के नाम से भी जानते हैं, इसे ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत वेद के बाद उपवेद आ जाते हैं। उपवेदों की रचना जो है लौकिक संस्कृत में मानी गई है। ठीक है, आपकी रामायण है, महाभारत है, ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। वेदांग हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये सारे के सारे लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में जब पुराणों की रचना हुई तो आप लोगों को पता होगा कि पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदांग 6 हैं। लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा का जन्म होता है और पाली भाषा हमारी प्रथम जनभाषा कहलाती है। इसे देसी भाषा के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म की यह भाषा रही। बौद्ध धर्म के सारे गौतम बुद्ध ने सभी अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का जन्म होता है। प्राकृत भाषा के अंतर्गत जो है जैन धर्म के उपदेश और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हुआ। इसे मिलेच्छों की भाषा भी कहा जाता है। जब प्राकृत भाषा का काल समाप्त होता है उसके बाद अपभ्रंश का जन्म होता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप, क्योंकि इसी के साथ में अपभ्रंश के जो विभिन्न स्वरूप निकल के आए। अपभ्रंश के 7 रूप हैं। अपभ्रंश से ही भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियों का जन्म होता है। उपभाषाओं की संख्या 5 है और बोलियों की संख्या 18 है। उपभाषा और बोलियां, इन सभी को समझने से पहले हमें अपभ्रंश को जान लेना उचित होगा, क्योंकि अपभ्रंश से ही इनका जन्म होता है। तो अपभ्रंशों की संख्या 7 है, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। नंबर 1 सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इन्हीं अपभ्रंशों से आपकी उपभाषाएं निकली हैं। उपभाषाओं से बोलियों की संख्या निकली है। तो बंधुओं, अभी जो बिंदु याद करने वाला है, उपभाषाओं की संख्या कितनी है तो 5 याद करेंगे हम। बोलियों की संख्या कितनी है हिंदी में तो 18 याद करेंगे। अपभ्रंश के रूप कितने हैं तो 7 याद करेंगे। इसी तरह कल इसका अगला वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगा, जिसमें हम अपभ्रंशों से किस तरह से उपभाषाएं और बोलियों का जन्म होता है उसको अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।